पीसीएस में 2020 में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, 2021 में नायब तहसीलदार और 2022 में डीएसपी के पद की सीधा डीएसपी से आईएएस, ये मैंने खुद भी नहीं सोचा था। कंपलसरी पेपर इग्नोर कर देते हैं कई लोग, और जिस वजह से कुछ लोगों का कंपलसरी पेपर रुक भी जाता है। हर बार मेरा एक बार 4 नंबर से और एक बार 16 नंबर से मेंस रुक गया था। मैं 10 से 12 घंटे लगभग रोज पढ़ाई करता था। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को पता है, इस समय यूपीएससी 2022 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। तो अभी हमारे साथ यूपीएससी 2022 के टॉपर अनिरुद्ध पांडे सर बैठे हैं। सर का सिलेक्शन यूपीएससी 2022 में 64वीं रैंक के साथ। इसके पहले भी सर का सिलेक्शन यूपी पीसीएस में हुआ है। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा जहां पर हमने सर से बात की थी। डीएसपी की पोस्ट पर सर का सिलेक्शन हुआ था। उसके पहले भी यूपी पीसीएस में सिलेक्शन सर का हुआ था। तो आज के इस वीडियो में सर से यूपीएससी की कंप्लीट स्ट्रेटजी जानने वाले हैं, क्योंकि सर सेल्फ स्टडी से अपनी तैयारी करते थे, कोई कोचिंग वगैरह नहीं ज्वाइन की थी। तो सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर करेंगे कि सर ने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी, क्या रणनीति रही थी सर की। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सर, हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद विभांशु जी, और व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम शॉर्ट में आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जानना चाहेंगे सर। जी, मैंने 10th मैंने केंद्रीय विद्यालय से किया और 12th मैंने सिटी इंटरनेशनल स्कूल से किया, दोनों ही पुणे से किया है मैंने। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद से सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से किया। 2019 में मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ और तब से मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी निरंतर कर रहा हूँ। तो सर, आपने जब शुरुआत में अपनी तैयारी स्टार्ट की थी, तो क्या आईएएस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की थी या फिर पीसीएस का साथ में लेके चल रहे हैं? जी, मैंने शुरुआत में आईएएस पे ही ज़्यादा फोकस किया था। पीसीएस को मैंने एक बैकअप की तरह रखा था, और जो भी एक्स्ट्रा सिलेबस पीसीएस में है वो मैंने अलग से पढ़ लिया था, ताकि दोनों एग्जाम में एक साथ दे पाऊँ। सर, इसके पहले आपका जैसे पीसीएस में 2 बार सिलेक्शन हुआ, किस किस पोस्ट पे हुआ है? जी, मेरा पीसीएस में 2020 में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, और 2021 में नायब तहसीलदार और 2022 में डीएसपी के पद पर चयन हुआ था। और यूपीएससी में 4 अटेम्प्ट मैंने दिए थे, जिसमें से ये मेरा पहला इंटरव्यू था। इसके पहले मैं 2 बार मेंस लिख चुका हूँ, और ये पहला इंटरव्यू था जिसमें मेरे को 64वीं रैंक प्राप्त हुई। सर, इसके पहले जैसे कि अभी एक महीना हो रहा होगा आपका डीएसपी की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ। 1 महीने बाद सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। आप रात से सीधे आप सेंटर में पहुंच जाते हैं, तो कैसा लग रहा है सर? जी, बहुत खुशी हो रही है। इतना अच्छा रिजल्ट आएगा कि सीधा डीएसपी से आईएएस, ये मैंने खुद भी नहीं सोचा था। और लेकिन वही है, जब लक फैक्टर आपके फेवर में होता है तो हो ऐसा भी हो जाता है। सर, दोस्तों, आप लोग को जानकारी के लिए बता दें, जैसे कि जब रिजल्ट आया था यूपी पीसीएस का, तो उस समय सर दिल्ली में थे और घर पर भी नहीं आए थे, क्योंकि सर का जो है इंटरव्यू होने वाला था। तो इंटरव्यू के बाद ही सर घर पे आए। तो इतना पेशेंस सर आपने कैसे रखा कि आपका जब डीएसपी की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ था, आप घर पर भी नहीं आए थे? जी, डीएसपी की पोस्ट पे सिलेक्शन के बाद 1 महीने से कम समय मेरे पास बचा था यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए। तो मैंने सोचा कि बेस्ट स्ट्रेटजी यही रहेगी कि 1 महीना रुक लिया जाए, इंटरव्यू की तैयारी बढ़िया से की जाए और इंटरव्यू दे के ही घर जाया जाए। तो इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि 1 महीने बाद ही घर जाते हैं। तो जब आपका आईएएस पे सिलेक्शन हो गया, तो घर वालों का क्या रिएक्शन रहा सर? जी, घर वाले बहुत प्रसन्न हुए। इस मतलब बड़ी उपलब्धि थी, तो इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा ये तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था मैंने भी। तो सर, हम शुरुआत में जानना चाहेंगे कि आप जब अपनी तैयारी स्टार्ट की थी, तो क्या मतलब सोच के अपनी तैयारी स्टार्ट की थी? कोचिंग वगैरह लेने के बारे में स्टार्टिंग में सोचा था, या फिर आपने पहले से प्लान बना रखा था कि हमें कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन करनी है, खुद से ही तैयारी करनी है? जी, मैंने तैयारी कॉलेज के साथ ही शुरू कर दी थी। सेकेंड ईयर से ही मैं तैयारी कर रहा था। तो जब सेकेंड ईयर से कॉलेज रहता था 6 से 8 घंटे, तो उस समय कोचिंग जाना संभव नहीं था मेरे लिए। तो मैंने सोचा कि सेल्फ स्टडी करके देखते हैं। फिर मैंने 2 साल सेल्फ स्टडी की, तो काफ़ी हद तक मेरा सिलेबस कवर हो गया। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब कोचिंग में जाने से बहुत सारी चीज़ें रिपीट हो जाएंगी। इस वजह से मैंने कोचिंग ज्वाइन ही नहीं की। क्लासेस मैंने कोई नहीं ज्वाइन की। कई कोचिंग के मैंने टेस्ट सीरीज और मॉक्स लिए, लेकिन क्लासेस मैंने कहीं ज्वाइन नहीं की कोचिंग। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि बहुत सारे टॉपर्स जो होते हैं वो बोलते हैं मतलब कोचिंग नहीं ज्वाइन की, लेकिन कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में उन्होंने टेस्ट सीरीज या भी जो चीज़ें होती है गाइडेंस के रूप में लिया होता है। तो क्या मतलब जो छात्र अभी तैयारी करने वाले हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें सही होगी कि वो ये निर्णय ले कि हम कोचिंग नहीं करेंगे, खुद से तैयारी करेंगे? जी, ये उनके लिए सही हो सकता है, लेकिन
ये निर्णय लेने से पहले उन्हें सेल्फ स्टडी करके देखना चाहिए और ये पहचानना चाहिए कि वो कितना प्रोग्रेस कर पा रहे हैं, क्या उन्हें चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्या उनसे चीज़ें हो पा रही हैं। अगर ये सब हो पा रहा है तब कोचिंग की तरफ जाने का कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपको कई परेशानियां आ रही हैं, आपको सही दिशा नहीं मिल रही, तो आप कोचिंग में भी जाने के लिए सोच सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। शुरुआत में आपने एनसीईआरटी का सहारा लिया था सर? जी, एनसीईआरटी का मैंने बहुत सहारा लिया, उससे यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी काफ़ी सवाल आते हैं। इवन मेंस में अब धीरे धीरे एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो इस वजह से एनसीईआरटी स्पेशली 11th और 12th क्लास की या 9th से लेकर 12th क्लास तक की भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे ओपिनियन में। तो कौन से सब्जेक्ट्स की मतलब इम्पोर्टेंट है? सर जैसे सबसे ज़्यादा तो ज्योग्राफी की इम्पोर्टेंट है, ज्योग्राफी के अलावा हिस्ट्री के भी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमी की एनसीईआरटी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये एनसीईआरटीज मेनली मैंने रिफ़र की थी, कॉन्स्टिट्यूशन, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी की एनसीईआरटी भी इम्पोर्टेंट है। तो क्या जब आप एनसीईआरटी पढ़ते थे तो मतलब नोट्स वगैरह भी उसका प्रिपेयर करते थे या डायरेक्ट पढ़ते ही जाते थे आप? जी, एनसीईआरटी में तो मैंने नोट्स कोई नहीं प्रिपेयर किया, उसी में एनसीईआरटी में ही मार्क करके या हाईलाइट करके बार बार रिवीजन करता गया, तो 2-3 रिवीजन के बाद वो काफ़ी छोटी हो जाती है। एक एनसीईआरटी आप 1 घंटे से कम में भी पढ़ सकते हैं। तो शुरुआत में जैसे कि आपने मतलब जब तैयारी स्टार्ट की थी तो प्री और मेंस का कंबाइंड स्टार्ट किया था या फिर मतलब आपने सोचा कि पहले प्री का तैयारी कर लेते हैं उसके बाद मेंस का करेंगे? तो यही रहता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ मेंस में पूछी जाती हैं, जैसे ऐसे हो गया, एथिक्स हो गया या ऑप्शनल हो गया, उसकी तैयारी आपको अलग से करनी पड़ेगी। इसके अलावा जीएस की जो चीज़ें हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सोसाइटी, ये प्री और मेंस दोनों में कॉमन है। तो ऐसे में इनकी तैयारी आप एक इंटीग्रेटेड रूप से कर सकते हैं कि साथ साथ आप मेंस के भी नोट्स बना लीजिए, साथ साथ आप प्री के लिए भी पढ़ लीजिए। तो इस तरह से आप पहले सिलेबस को समझ लीजिए और उसको सेग्रीगेट कर लीजिए और उस हिसाब से फिर पढ़ाई करिए। तो हम शुरुआत में जानना चाहेंगे जैसे कि प्री के बेस पे आप बताइए कि प्री में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन सी बुक्स वगैरह पढ़नी चाहिए? प्री के लिए मेरा ओपिनियन यही है कि आप स्टैंडर्ड बुक्स और स्टैंडर्ड बुक्स के साथ साथ जो एन सी आर टीज़ हैं 11th और 12th क्लास की, उन पे फोकस रखिए। इसके अलावा करंट अफेयर्स आप साथ साथ पढ़ते रहिए और टेस्ट सीरीज़ के थ्रू आप प्रैक्टिस भी करते रहिए। मैं तो 30 से 40 टेस्ट की प्रैक्टिस कम से कम करता था। तो अगर आप करंट अफेयर्स पे ध्यान रखेंगे और टेस्ट से प्रैक्टिस करते रहेंगे और इसके साथ अगर स्टैटिक बेस आपका स्ट्रांग रहेगा, तो प्री में क्वालिफाई होने के चांसेस आपके काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो जब आपने टेस्ट देना स्टार्ट किया था तो मतलब कितना दिन पहले आपने स्टार्ट किया था, जैसे कि 1 महीने पहले या फिर स्टार्टिंग से ही देते थे? जी, प्रीलिम्स की पढ़ाई मेरे हिसाब से आपको 3 से 4 महीने पहले तो कम से कम शुरू कर देनी चाहिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम के, और उन 3 से 4 महीनों में हर 3 दिन या हर 7 दिन पे एक टेस्ट मैं दिया करता था, ताकि प्रैक्टिस भी होती रहे और साथ ही साथ स्टैटिक और करंट भी चलता रहे। यहाँ पर सर करंट अफेयर्स की बात करें तो मतलब कहाँ से आपने तैयार किया था? डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ते थे या किस तरीके से आपने तैयारी की? जी, मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता था, लेकिन मैं न्यूज़पेपर के ज़्यादा नोट्स नहीं बना पाता था। तो न्यूज़पेपर पढ़ने के अलावा मैं मंथली कंपाइलेशन या पीटी 365 का भी यूज़ कर लेता था। तो उससे ये संभव हो पाता था कि जो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा है उसको आप एंड में रिवाइज़ कर पाएँ, और जो चीज़ आप न्यूज़पेपर में छूट गई, जो आप नहीं पढ़ पाए, वो भी मंथली कंपाइलेशन में आपको मतलब ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मिल जाती थी। तो क्या न्यूज़पेपर पढ़ना मतलब इस तैयारी के लिए ज़रूरी होता है, कितना इंपॉर्टेंस रहता है और आपने कौन सा न्यूज़पेपर फॉलो किया था? जी, मेरे ओपिनियन में न्यूज़पेपर की काफ़ी रेलिवेंस है और हर स्टेज पे वेरिंग लेवल ऑफ रेलिवेंस है। जैसे प्रीलिम्स में न्यूज़पेपर कुछ हद तक इम्पोर्टेंट है, मेंस में वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मेंस में आप न्यूज़पेपर से कई सारे फैक्ट्स और स्टैट्स और एग्जांपल्स अपने नोट्स में ऐड करके उनको आंसर्स में लिख सकते हैं, जिससे वैल्यू एडिशन हो जाता है, तो अच्छे मार्क्स जीएस में आपको मिल सकते हैं। और इसके अलावा इंटरव्यू में तो प्रिपरेशन ही पूरी न्यूज़पेपर बेस्ड हो जाती है, जिसमें 50 to 60% ऑफ द टाइम जो आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं वो न्यूज़पेपर से ही होता है। और यहाँ पर जो GS2 का पेपर होता है यानी सीसेट का पेपर होता है, काफ़ी मतलब कैंडिडेट्स के लिए उसको प्रॉब्लम होती है वहाँ पे, तो मतलब आपने उसको कैसे किया था?
दोस्तों आप लोग के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना था, इसलिए वीडियो को बीच में रोकना पड़ा, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपीएससी का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और जब से रिजल्ट आया है तब से बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपना अपना रिजल्ट क्लेम कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। सुना है दोस्तों इस बार पीडब्ल्यू ओनली आईएएस ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स दिया है। तो दोस्तों यदि आप लोग भी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं और टॉप 5 में खुद को देखना चाहते हैं तो आज ही स्टार्ट करिए अपनी प्रिपरेशन पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के साथ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, पीडब्ल्यू एंड ओनली आईएएस मिलकर साथ में लेकर आया था प्रतिज्ञा दिवस, जो कि 25 मई तक था, लेकिन स्टूडेंट्स की हाई डिमांड को देखते हुए ये ऑफर 1 जून तक बढ़ा दिया गया है। सो अभी भी आपके पास मौका है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, क्योंकि प्रहार, टाइटन, संकल्प बैच पर प्रतिज्ञा दिवस का ऑफर चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों पीडब्ल्यू की बुक्स भी अमेजोन पर काफी कम प्राइसेस में मिल रही हैं, जिसको आप परचेज कर सकते हैं। तो इन सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिया गया है, जाइए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। और यदि आप लोग स्क्रीन पर दिया गया हमारा कूपन कोड यूज करेंगे तो आप लोग को इन कोर्सेज पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। जी, सीसैट में मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन मुझे फिर भी सीसैट में इस बार समस्या हुई थी और फोर्थ वाले में जी और फोर्थ अटेम्प्ट में मेरे सीसैट में सिर्फ 70 मार्क्स थे। तो मेरा यही संदेश है एस्पिरेंट्स को कि सीसैट को आप लाइटली मत लीजिए। सीसैट की आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, उससे काफ़ी आइडिया लगता है सीसैट एग्ज़ाम के बारे में। इसके अलावा कई टेस्ट सीरीज सीसैट की या फिर जो बुक्स मार्केट में अवेलेबल है उनको भी आप प्रीफर कर सकते हैं, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कमी है या हमारा सीसैट कमज़ोर है तब। सर पूरी तैयारी का मीडियम क्या रहा? जी, मेरा तैयारी का मीडियम पूरा इंग्लिश ही रहा है। जी, अब हम चलते हैं मेंस की तरफ। सर आप पेपर वाइज जो जैसे जीएस फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो पेपर वाइज आप बताइए क्या स्ट्रेटजी रहती थी और आपने पेपर वाइज क्या बुक्स लिस्ट फॉलो की थी? जी, पेपर वाइज स्ट्रैटेजी मेरी यही रहती थी कि आप जो भी सिलेबस के पॉइंट्स हैं, हर जीएस के 20 पॉइंट्स हैं सिलेबस में, हर पॉइंट के ऊपर आप 2 से 3 पेज के नोट्स बना लीजिए। और ये नोट्स बनाने से पहले आप उस टॉपिक से पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह के सवाल यूपीएससी में पूछे जा रहे हैं। फिर उन्हीं सवालों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने 2 से 3 पेज के हर टॉपिक के नोट्स तैयार कर लीजिए। फिर उन्हीं नोट्स को बार बार पढ़िए और उनको उनमें एग्जाम्पल्स और स्टैट्स का वैल्यू एडिशन कर लीजिए, और फिर उन्हीं को आप जब आंसर लिखते हैं तो यूज़ करने की कोशिश करिए। तो इस तरह से आपका जो आंसर होता है मेंस के लिए वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। यही टेक्निक GS1 में, GS2 में और GS3 में लगती है। GS4 का पेपर थोड़ा अलग होता है, तो उसमें आप एथिक्स के जो एग्जाम्पल्स होते हैं और एथिक्स के जो कोट्स होते हैं उनके आप अलग से नोट्स बना सकते हैं और उनको रिवाइज कर सकते हैं। केस स्टडी को कैसे सॉल्व करना है उसका अलग से आप फ्रेमवर्क बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जब आप करेंगे तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाती है मेंस के लिए। थोड़ा हम बुक लिस्ट जानना चाहेंगे कि आपने पेपर वाइज क्या बुक लिस्ट फॉलो की थी? जी, जीएस के पेपर्स मेंस के लिए मैंने कोई खास बुक का रेफरेंस नहीं लिया था। मैंने जो 2-3 पेज के नोट्स बनाए थे हर सिलेबस वाइज, उसमें मैंने इंटरनेट सर्च करके या फिर विजन आईएएस का वैल्यू एडेड मटेरियल होता है, उसमें पॉइंट वाइज ही वो अवेलेबल है, तो उससे जो चीज़ें मेरे को रेलिवेंट लगी या फिर जो टेस्ट सीरीज़ मैंने दी थी उनमें से जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस थे उनमें से जो चीज़ें रेलिवेंट लगी, या न्यूज़पेपर से, इन सब चीज़ों से मैंने हर पॉइंट के पॉइंट वाइज नोट्स बनाए। इसके साथ ही साथ जो बुक्स थी वो वही थी जो मैंने प्री के दौरान पढ़ी थी, वही मेरे काम मेंस में भी आई, जैसे कि लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम और RS शर्मा और सतीश चंद्र, और इकोनॉमी के लिए श्री राम आईएएस का प्रिंटेड मटेरियल, और इकोलॉजी के लिए 12th की एनसीईआरटी के आखिरी 4 चैप्टर। यही सब चीज़ें जो प्री में थी, बुक लिस्ट वही रही मेंस के लिए भी। इसके अलावा मेंस के जो नोट्स थे वो कई सोर्सेज से मैंने बनाए। एथिक्स के लिए क्या आपने मतलब बुक फॉलो की थी? जी, एथिक्स के लिए मैंने कोई खास बुक ना फॉलो करके वही किया था कि मैंने कई सारे टॉपर्स के नोट्स देखे, कई सारे एग्जाम्पल्स गूगल पे सर्च किए और उन्हीं को एक अलग से अपने खुद के नोट्स बनाए। किसी एक बुक पे मैं पूरी तरह से रिलायंट नहीं था GS4 के लिए। और यहाँ पर जो एसए का पेपर होता है, एसए के लिए मतलब क्या खास आपने बुक्स वगैरह कुछ पढ़ी थी? जी, ऐसे में मैंने कोई बुक्स खास नहीं पढ़ी थी। हाँ, जो कुछ आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐसे के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई सारी थीम्स रिपीट होती हैं, जैसे कि वुमेन के ऊपर ऐसे या एनवायरनमेंट के ऊपर ऐसे। तो ये जो रिपीटेड थीम्स हैं इनके ऊपर आप कई सारे एग्जाम्पल, कई सारे कोट्स एक जगह लिख के उनको याद कर सकते हैं।
इसके अलावा ऐसे के लिए कोई किताब पढ़ने से अच्छा अगर आप टेस्ट सीरीज लिखें और प्रैक्टिस करें तो वो ऐसे के लिए ज़्यादा कारगर होता है मेरे ओपिनियन में। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था सर? जी मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस था। तो आपने पॉलिटिकल साइंस के लिए मतलब क्या सोर्स रखा था, क्या चीज़ें रखी? जी पॉलिटिकल साइंस के लिए मैंने शुभ्रा रंजन मैम का डिस्टेंट एजुकेशन कोर्स होता है जिसमें पोस्टल में वो नोट्स भेजती हैं, उनका यूज़ किया था। और इसके अलावा कुछ कुछ वैल्यू एडिशन ओपी गऊबा या जो टेस्ट सीरीज़ के सॉल्यूशंस होते हैं उनसे वैल्यू एडिशन करके मैंने अपने खुद के नोट्स तैयार किए थे। और इन्हीं सोर्सेज से जो नोट्स तैयार किए थे उन्हीं को पढ़ के मैंने आंसर राइटिंग की थी। आंसर राइटिंग में मैंने टॉपर्स कॉपीज़ भी देखी थी जिसका मुझे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ था। तो यही सारी चीज़ें मैंने ऑप्शनल के लिए की थी। सर यहाँ पर जो क्वालिफाइंग पेपर होता है तो उसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहें, क्योंकि अभी तक हमने इसके बारे में कभी बात नहीं की है। तो क्वालिफाइंग पेपर्स के बारे में आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे? जी मेरा तो जैसे इंग्लिश मीडियम था तो इंग्लिश वाले क्वालिफाइंग पेपर में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। और हिंदी माध्यम के भी क्वालिफाइंग पेपर में अगर आप मुहावरे, क्योंकि मैं तो पीसीएस भी दे रहा था तो मैंने मुहावरे और पर्यायवाची शब्द ये सब पढ़े हुए थे। और यदि आप ठीक ढंग से हिंदी लिखना जानते हैं तो आपको हिंदी में भी समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर किसी को अंग्रेजी में या हिंदी में समस्या है तो वो पहले ही उन क्वालिफाइंग पेपर्स को प्रिपेयर कर ले, क्योंकि प्री और मेंस के बीच में बहुत कम समय होता है। और जैसे जैसे आप अगर शुरू में कंपलसरी पेपर्स को इग्नोर कर देंगे और बाद में समय कम रहेगा और आपको पहले से ही 7 पेपर्स के लिए पढ़ना है तो कंपलसरी पेपर इग्नोर कर देते हैं कई लोग, और जिस वजह से कुछ लोगों का कंपलसरी पेपर रुक भी जाता है। तो इसका यही सोल्यूशन है कि आप प्री और मेंस के प्री के बाद पहले महीने में ही एक बार कंपलसरी पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लें और उसके लिए अपनी रणनीति तैयार कर लें अगर आपको लगे कि किसी में हम कमज़ोर हैं तो। अब यहाँ पर हम जानना चाहेंगे जैसे मेंस के पॉइंट्स ऑफ व्यू से जो मेंस में जो करंट्स के क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आते हैं और उसको कहाँ से हम तैयार कर सकते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर वगैरह या फिर मंथली मैगजीन वगैरह तो पढ़ते आते हैं, लेकिन उसको कहाँ से और तैयार कर सकते हैं जी मेंस में करंट अफेयर्स का मेरे अकॉर्डिंग 20 से 30% रोल रहता है। GS1 GS2 और GS3 में इतने क्वेश्चंस करंट बेस्ड होते हैं। तो उसके लिए मैंने तो न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर के अलावा मेंस 365 जो विजन आईएएस की आती थी उसको सेलेक्टिवली रीड किया। जो टॉपिक्स मुझे लगे कि इम्पॉर्टेंट हैं उनको मैंने मेंस 365 से पढ़ लिया। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ अगर आप कोई लेंगे तो उसमें भी वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रिपीट कर मतलब देते हैं कई सारे। और काफ़ी संभावना रहती है कि जो टेस्ट सीरीज़ में मेंस के करंट के इश्यूज उठाए गए थे वही रियल एग्ज़ाम में भी आ जाएं। तो इस तरह से मैंने करंट अफेयर्स की तैयारी अपनी की थी। मैं मंथली मैगजीन्स वगैरह क्या फॉलो करते थे? जी मंथली मैगजीन में मैं विजन आईएएस की मंथली जो करंट अफेयर्स आती है वही पढ़ता था। ज़्यादातर समय मेरे पास नहीं रहता था वो पढ़ने का, क्योंकि मैं 3 साल से लगातार प्री और मेंस दे रहा था। तो इस वजह से प्री के लिए मैं सिर्फ PT 365 और मेंस के लिए मेंस 365 का प्रयोग ज़्यादा करता था। और यहाँ पर प्री मेंस में जैसे कि आपने जो टेस्ट सीरीज वगैरह लगाई थी तो मतलब कौन से इंस्टीट्यूट की लगाई थी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे पास कमेंट्स भी करते हैं कि ये भी पूछ लीजिए करिए कि मतलब कौन सी आपने टेस्ट सीरीज लगाई थी प्री और मेंस में? जी प्री के लिए मैंने मेनली विजन आईएएस और फोरम आईएएस और वाजीराम इन सारे इंस्टीट्यूट्स की टेस्ट सीरीज़ का यूज़ किया था। और मेंस के लिए मैंने फोरम आईएएस का मेंस गाइडेंस प्रोग्राम और विजन आईएएस की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ का यूज़ किया था। सर जैसे कि अभी इसके पहले वीडियो में जब हमने बात की थी तो आपने बताया था कि आपने अपनी पूरी जो तैयारी की थी, जैसे पीसीएस की खासकर तैयारी आप प्रयागराज में रहकर करते थे, उसके बाद आपको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था जिसकी वजह से आप दिल्ली चले गए। तो मतलब इसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। जी दिल्ली जाने का मेरा मेन रीज़न था कि 2 बार मैंने यूपीएससी का मेंस प्रयागराज से भी लिखा था और हर बार मेरा एक बार 4 नंबर से और एक बार 16 नंबर से मेंस रुक गया था। तो मैंने सोचा कि क्या पता दिल्ली जाके देखते हैं, हो सकता है कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो वहाँ मैं गया, वहाँ पे जाने का कुछ फ़ायदा हुआ। ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि वहाँ जाने की वजह से ही मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन वहाँ पे ये हुआ कि मेंटरशिप सपोर्ट भी अवेलेबल था अगर आपको जीएस के लिए चाहिए हो। और फ्रेंड सर्कल भी मेरा काफ़ी अच्छा था, काफ़ी कॉम्पिटिटिव था, तो उससे भी मेरे को थोड़ा फ़ायदा हुआ। अब यहाँ पर हम थोड़ा चलेंगे इंटरव्यू की तरफ सर, क्योंकि इंटरव्यू सबसे लास्ट स्टेज होता है। तो इंटरव्यू मतलब कैसा रहा आपका और क्वेश्चंस वगैरह किस तरीके से पूछे जाते हैं वहाँ पर, उसके बारे में थोड़ा। जी मेरा इंटरव्यू श्री RN चौबे सर के बोर्ड में था और मेरे इंटरव्यू में 173 मार्क्स आए। और इंटरव्यू जो था RN चौबे सर
का इंटरव्यू डीएफ बेस्ड नहीं रहता, तो मेरा भी इंटरव्यू मोस्टली रैंडम टॉपिक्स पे था। तो उसमें मेरे से डेटा इज़ द न्यू ऑयल या फिर वाटर क्राइसिस के बारे में ज़्यादातर सवाल पूछे गए। इसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन और एग्रीकल्चर से संबंधित सवाल भी मेरे से पूछे गए थे। तो हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि आप इसके लिए थोड़ा गाइडेंस दीजिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो मान लीजिए तैयारी करते हैं, तो शुरुआत में किन किन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि इंटरव्यू में जाके दिक्कत ना हो। जी, इंटरव्यू में जाके अगर आपको दिक्कत कम फेस करनी है तो उसके लिए आप शुरू से ही करंट अफेयर्स जो चल रहे हैं उनके ऊपर अपना एक अलग व्यू पॉइंट, एक बैलेंस्ड व्यू पॉइंट डेवलप करने की कोशिश करें। जो भी करंट के मुद्दे चल रहे हैं, जो भी रेलिवेंट टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर आप एक बैलेंस्ड समझ बनाने की कोशिश करिए। तो वो जब इंटरव्यू में, क्योंकि वही सवाल आपसे पूछे जाएंगे, वहाँ पे वो आपकी समझ ही चेक कर रहे हैं, वो आपका ओपिनियन चेक कर रहे हैं। तो अगर आप शुरू से ही उस फ्रेम ऑफ माइंड में हैं तो बाद में आपको सहजता होगी। इसके अलावा आप कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करिए अपनी। यदि आप इंटरव्यू इंग्लिश में देना चाहते हैं तो आपकी इंग्लिश थोड़ी फ्लुएंट होनी चाहिए, और यदि हिंदी में देना चाहते हैं तो ज़्यादा समस्या नहीं है, क्योंकि हिंदी बोलचाल की भाषा ही होती है ज़्यादातर तो लोगों। आपने किस में दिया था सर? जी, मैंने तो इंग्लिश में दिया था, क्योंकि मेरी इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई भी थी, तो मेरे को सहजता थी इंग्लिश में, तो इस वजह से मैंने इंग्लिश में ही इंटरव्यू दिया था। जैसे कि इंटरव्यू में, जैसे कि बहुत, ये तो हो गई नॉलेज वाली बात कि आप कितना पढ़े हैं, ये सब चीज़ें, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप करिए। तो उसके बारे में थोड़ा आप सजेशन दीजिए कि मतलब किस तरीके से अपनी पर्सनालिटी, जब हम तैयारी स्टार्ट करें तब किन किन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि मतलब पर्सनालिटी हमारी धीरे धीरे डेवलप हो जाए। जी, जब तैयारी हम लोग शुरू करते हैं और प्री और मेंस देते हैं तो इंटरव्यू का हम उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि प्री और मेंस खुद में इतने डिफ़िकल्ट स्टेजेस हैं कि इंटरव्यू के बारे में ज़्यादातर लोग मेंस होने के बाद ही या मेंस के रिज़ल्ट के बाद ही सोचते हैं। तो इसमें मतलब मेरे ओपिनियन में कोई बहुत ज़्यादा खराबी नहीं है, लेकिन अगर आप पहले से भी सोचे रहेंगे कि आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं और आपको डीएफ कैसे भरना है, और उन हॉबीज़ को आप डेवलप करेंगे, तो जब मेंस के बाद आपको यदि कम समय मिले इंटरव्यू के लिए तो भी आपकी हॉबीज़ डेवलप्ड रहेंगी, तो आपके पास काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन पहले से ही रहेगी, तो आपका इंटरव्यू में मार्क्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू के मार्क्स भी काफ़ी मैटर करते हैं। सर, आप पढ़ाई के लिए मतलब कितना टाइम देते थे, कितना घंटा पढ़ाई करते थे, और पढ़ाई का क्या शेड्यूल रहता था आपके? जी, मैं 10 से 12 घंटे लगभग रोज़ पढ़ाई करता था, और सुबह से लेकर मतलब सुबह 5 बजे उठ के वही शेड्यूल रहता था नॉर्मल, हर 3 घंटे का बाद 1 घंटे आधे घंटे का ब्रेक, इस तरह से। और लेट नाइट मतलब नहीं पढ़ते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग लेट नाइट पढ़ते हैं, आप मॉर्निंग पढ़ना पसंद करते थे? जी, मैं तो मॉर्निंग में ही पढ़ता था। 10 बजे मैं सो जाता था और 5 बजे उठ जाता था, तो मॉर्निंग पर्सन था मैं। और सर, हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए आपका कोई सजेशन या सुझाव रहेगा कि अपनी तैयारी मतलब आगे किस तरीके से कंटिन्यू करें? जी, मेरा यही सुझाव है कि आप लोग कंसिस्टेंसी बनाए रखिए और हार्ड वर्क को अपनी हैबिट में इनकलकेट कर लीजिए, कि और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने का प्रयास करें। तो यदि आप ये सब चीज़ें करेंगे तो और सही दिशा में मेहनत करते रहेंगे तो किसी न किसी दिन सफलता ज़रूर मिलती है। ओके, थैंक यू सो मच सर, बात करने के लिए। आपने अपना बहुत ही कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और भविष्य की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विभांशु जी, मेरे को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए, एस्पिरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा? बहुत ही डिटेल में सर ने अपनी स्ट्रेटजी और जो भी चीज़ें होती है बताई हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।